हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक पतली सी समुद्री लाइन दुनिया के नक्शे पर देखने में शायद छोटी लगे, लेकिन अगर ये रास्ता सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, एशिया की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव युद्ध के करीब पहुंच सकता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच मौजूद यह समुद्री रास्ता सिर्फ एक जल मध्य नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। हर साल यहाँ से लगभग 1 लाख से ज़्यादा जहाज़ गुजरते हैं। दुनिया के करीब 25% व्यापार और एशिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों के लिए ये लाइफलाइन जैसा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.8 किलोमीटर तक रह जाती है। यानी अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए या किसी देश ने इसे ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। चीन के लिए तो ये रास्ता और भी ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि चीन का लगभग 80% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसीलिए चीन लंबे समय से मलक्का डिलेमा की बात करता आया है। ये शब्द पहली बार चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने इस्तेमाल किया था। उनका डर साफ था, अगर कभी युद्ध हुआ और अमेरिका या उसके सहयोगियों ने मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल कर लिया तो चीन की ऊर्जा सप्लाई रुक सकती है। और यही वजह है कि चीन आज अरबों डॉलर खर्च करके नए ट्रेड रूट बना रहा है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, म्यांमार में पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किए और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ऐसे रास्ते तैयार करने की कोशिश की जो मलक्का पर उसकी निर्भरता कम कर सके। लेकिन दूसरी तरफ भारत भी इस पूरे इलाके पर बारीकी से नजर रखता है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है। रणनीतिक रूप से देखें तो ये जगह भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। अगर कभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ा संघर्ष हुआ तो भारत यहां से समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में भारत ने अंडमान में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत की है। अमेरिका भी इस इलाके को बेहद महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि जो देश समुद्री व्यापार को कंट्रोल करेगा उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन मलक्का स्ट्रेट सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। यहाँ समुद्री डकैती यानी पायरेसी भी लंबे समय तक बड़ी समस्या रही। 2000 के दशक में इस रास्ते पर जहाज़ों पर हमले आम बात थे। हालांकि बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ने मिलकर सुरक्षा बढ़ाई, जिससे पायरेसी काफ़ी कम हुई। फिर भी खतरा आज भी खत्म नहीं हुआ। एक बड़ा जहाज, एक दुर्घटना या सिर्फ कुछ दिनों की रुकावट और पूरी दुनिया पर असर दिखाई देने लगेगा। 2021 में जब एवर गिवन जहाज सुएज नहर में फंस गया था तो दुनिया ने देखा कि सिर्फ एक समुद्री रास्ता रुकने से अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, और मलक्का स्ट्रेट तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों पर भी लड़ी जा सकती है, क्योंकि आज की दुनिया में जो व्यापार को कंट्रोल करता है वही ताकत को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का सबसे अहम मोहरा बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया अब सिर्फ मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसीलिए कई देशों ने इसके विकल्प खोजने शुरू कर दिए हैं। थाईलैंड में सालों से एक मेगा प्रोजेक्ट की चर्चा होती है, क्रा कैनाल। अगर कभी यह हर बनती है तो जहाज़ों को मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरने की ज़रूरत काफ़ी कम हो सकती है। ये रास्ता छोटा होगा, समय बचेगा और चीन जैसे देशों को एक नया विकल्प मिल जाएगा। लेकिन समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, राजनीति, सुरक्षा और अरबों डॉलर का खेल इसमें जुड़ा हुआ है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर क्रा कैनाल बन गई तो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आज सिंगापुर दुनिया के सबसे व्यस्त पोर्ट्स में से एक है और उसकी ताकत का बड़ा कारण मलक्का स्ट्रेट ही है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी भी नहीं चाहते कि चीन पूरी तरह किसी वैकल्पिक रूट के जरिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हासिल कर ले। यानी समुद्र के नीचे सिर्फ पानी नहीं बह रहा, बल्कि सुपर पावर्स की राइवलरी भी बह रही है। और अब इस राइवलरी में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, इंडो पैसिफिक। आज अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड जैसे समूहों के जरिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। उनका मकसद साफ है, चीन की बढ़ती समुद्री ताकत को बैलेंस करना। क्योंकि चीन सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ा रहा, वो अपनी नौसेना भी तेजी से मजबूत कर रहा है। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, मिलिट्री बेसिस तैयार करना और लगातार नेवल पेट्रोल्स बढ़ाना, ये सब सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समुद्री डोमिनेंस दिखाने का तरीका भी माना जाता है। और इस पूरी रणनीति का केंद्र कहीं ना कहीं मलक्का स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। अगर भविष्य कभी ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा तो सबसे पहले असर इन्हीं समुद्री रास्तों पर दिखाई दे सकता है। तेल के जहाज रुक सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई प्रभावित हो सकती है और पूरी दुनिया की इकॉनमी शॉक में जा सकती है, क्योंकि आज आपके फ़ोन से लेकर कार तक हर चीज़ किसी न किसी ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है और उन सप्लाई चेन्स की नसें समुद्रों से होकर गुजरती हैं। यही कारण है कि छोटे दिखने वाले समुद्री रास्ते दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमें यह सिखाता है कि आधुनिक दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीते जाते। कभी कभी सिर्फ एक रास्ते को कंट्रोल करना ही काफ़ी होता है। रात के अंधेरे में जब हज़ारों कंटेनर लेकर विशाल जहाज़ मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं तो ऊपर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में हर जहाज़ के साथ चल रही होती है अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था, देशों की सुरक्षा और सुपर पावर्स की बेचैनी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज आज समुद्र पर टिकी हुई हैं, और समुद्र पर राज करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि ज्योग्राफी भी चाहिए। यही कारण है कि सिंगापुर जैसे छोटे देश की अहमियत इतनी ज़्यादा है। नक्शे पर छोटा दिखने वाला ये देश आज ग्लोबल शिपिंग का एक जाइंट बन चुका है। दुनिया के सबसे व्यस्त पोर्ट्स में उसका नाम आता है। हर दिन सैकड़ों जहाज यहाँ रुकते हैं, फ्यूल भरते हैं, कंटेनर्स बदलते हैं और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों की तरफ निकल जाते हैं। सिंगापुर समझ चुका था कि अगर ज्योग्राफी मजबूत हो तो छोटा देश भी दुनिया की राजनीति में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन इसी ज्योग्राफी ने इस पूरे इलाके को खतरे में भी डाल दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ेगा। यहाँ कई बार जहाज़ टकरा चुके हैं, तेल रिसाव की घटनाएं हो चुकी हैं और एक्सपर्ट्स लंबे समय से वार्निंग देते आए हैं कि अगर कभी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ ट्रेड नहीं, पूरा मरीन इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। समुद्र में फैलता तेल, मछलियों की मौत, तटीय इलाकों की तबाही और अरबों डॉलर का नुकसान। लेकिन दुनिया रुक नहीं सकती। हर देश जानता है कि अगर उसने ग्लोबल ट्रेड रेस में पीछे कदम रखा तो उसकी इकॉनमी कमज़ोर पड़ सकती है। इसीलिए आज हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलिट्री बेसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चाइना, अमेरिका, इंडिया सब अपनी नेवल पावर मजबूत कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स, टर्कीज, ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि समुद्री नियंत्रण की लैंग्वेज है। और शायद आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जमीन पर नहीं, इन्हीं समुद्री चोक पॉइंट्स के आसपास तय होंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट, सुएज कनाल, पनामा कनाल और उन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इतिहास गवाह है, जिसने व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित किया अक्सर वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना। कभी एक आम सिल्क रूट करता था, फिर समुद्री साम्राज्यों ने दुनिया बदली और आज डिजिटल एज में भी असल पावर अब भी समुद्रों के रास्तों से होकर गुजरती है। तो अगली बार जब आप अपने फ़ोन पर कोई विदेशी प्रोडक्ट ऑर्डर करें या पेट्रोल की कीमत बढ़ती देखें तो याद रखिएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या होगा अगर एक दिन मलक्का स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाए? कल्पना कीजिए, सिर्फ 48 घंटे के लिए भी अगर यहाँ जहाज़ों की आवाजाही रुक जाए तो दुनिया की कई इकॉनमीज पैनिक मोड में चली जाएंगी। तेल ले जाने वाले टैंकर्स रुक जाएंगे, एलएनजी शिपमेंट्स डिले हो जाएंगी, एशिया की फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की कमी शुरू हो सकती है। और इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं, यूरोप में फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकती हैं और स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को इतना जोड़ दिया है कि अब एक समुद्री रास्ते की समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन जाती है। इसीलिए कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स मलक्का स्ट्रेट को ग्लोबल इकोनॉमिक आर्टरी कहते हैं, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनी। और शायद यही वजह है कि आज सैटेलाइट से लेकर सबमरीन्स तक हर बड़ी ताकत इस इलाके पर नजर रखती है। समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज दिखाई देते हैं, लेकिन समुद्र के नीचे चल रही जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज दिखाई नहीं देती। कहीं सीक्रेट सर्वेलेंस हो रही है, कहीं नेवल एक्सरसाइजेज, तो कहीं फ्यूचर वॉर सिनेरियोज की प्लानिंग। दुनिया के कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये इशारा कर चुके हैं कि इंडो पैसिफिक आने वाले दशकों का सबसे सेंसिटिव रीजन बनने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो मलक्का स्ट्रेट उसका केंद्र बन सकता है। और इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका सिर्फ एक दर्शक की नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश की है जो धीरे धीरे हिंद महासागर की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्योग्राफी है। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला भारत सीधे उन समुद्री रास्तों के बीच मौजूद है जहां से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार गुजरता है। और इसी ज्योग्राफी का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक हथियार है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है, इतने करीब कि यहाँ से गुजरने वाली समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। इसलिए भारत ने पिछले कुछ सालों में यहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ाया है। नेवल बेसिस बेर, एयर स्ट्रिप स्ट्रैम, सर्वेलेंस सिस्टम्स और एडवांस्ड रेडार्स। भारत समझ चुका है कि आने वाले समय में सिर्फ ज़मीन की सेना काफ़ी नहीं होगी। जिस देश की नेवी मजबूत होगी वही इंडो पैसिफिक में प्रभाव बनाए रख पाएगा। इसीलिए भारतीय नौसेना आज तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रही है। आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और लंबी दूरी की मिसाइल कैपेबिलिटीज बिल, ये सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि समुद्री शक्ति दिखाने का संकेत भी है। भारत आज अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। क्यूएडी अलायंस इसी सोच का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर हिंद महासागर में किसी दूसरी शक्ति का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका सीधा असर भारत की सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन भारत सिर्फ मिलिट्री पावर पर ही फोकस नहीं कर रहा। भारत सागरमाला प्रोजेक्ट
और नए पोर्ट्स के जरिए अपने मैरिटाइम ट्रेड को भी मजबूत बना रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो देश शिपिंग और लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगी। और शायद यही कारण है कि आज भारत धीरे धीरे सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक मैरिटाइम पावर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में बैठकर भी ये बात समझी जा चुकी है कि 21वीं सदी की असली राजनीति समुद्रों पर तय होगी। और उन समुद्र के बीच स्ट्रेट ऑफ मलक्का अब भी सबसे अहम दरवाजों में से एक बना हुआ है। लेकिन भारत के सामने चुनौती सिर्फ चीन नहीं है बल्कि समय भी है, क्योंकि हिंद महासागर में इन्फ्लुएंस बनाए रखने की रेस अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो चुकी है। चीन लगातार नए पोर्ट्स बना रहा है, पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनतोता, म्यांमार में क्योक्यू। कई एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी हिंद महासागर के आसपास ऐसे पोर्ट्स और बेसिस का नेटवर्क जो भविष्य में चीन को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सके। भारत इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ व्यापार नहीं मानता, क्योंकि पोर्ट्स कभी भी मिलिट्री सपोर्ट हब्स में बदले जा सकते हैं। इसीलिए भारत ने भी अपने पार्टनरशिप्स बढ़ाने शुरू किए। फ्रांस के साथ इंडियन ओशन कोऑपरेशन, अमेरिका के साथ नेवल एक्सरसाइजेज और आसियान देशों के साथ मैरिटाइम एग्रीमेंट्स। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। और इसी वजह से इंडियन नेवी अब रेगुलर मिशंस के जरिए साउथ चाइना सी तक पहुंच रही है। ये सिर्फ एक संदेश है कि हिंद महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं बनने वाला, लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स के बीच एक और बड़ा सच छिपा है। दुनिया जितनी मॉडर्न होती जा रही है उतनी ही ज़्यादा वल्नरेबल भी बनती जा रही है। आज सैटेलाइट्स इंटरनेट चला सकते हैं, एआई इकोनॉमीज बदल सकता है, लेकिन अगर समुद्री सप्लाई चेन टूट जाए तो पूरी मॉडर्न वर्ल्ड लड़खड़ा सकती है। COVID-19 के दौरान दुनिया ने इसकी झलक देखी थी। पोर्ट्स बंद हुए, कंटेनर्स फंसे और ग्लोबल ट्रेड केओस में चला गया। तभी दुनिया को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा ज़रूरी है लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स का दिल आज भी समुद्र में धड़कता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का सिर्फ एक रूट नहीं बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज सिर्फ सामान नहीं ले जाते बल्कि दुनिया की स्टेबिलिटी भी लेकर चलते हैं। और शायद आने वाले वर्षों में जब इतिहासकार 21वीं सदी की पावर स्ट्रगल को याद करेंगे तो वे सिर्फ देशों के नाम नहीं लिखेंगे बल्कि उन समुद्री रास्तों का भी जिक्र करेंगे जहां दुनिया की किस्मत तय हो रही थी। और उन रास्तों में एक नाम सबसे ऊपर होगा। अगली बार जब आप दुनिया के नक्शे को देखें तो सिर्फ देशों की सीमाएं मत देखिएगा, उन समुद्री रास्तों को भी देखिएगा जो चुपचाप पूरी दुनिया को जोड़कर रखते हैं। क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनता, कभी कभी इतिहास उन रास्तों से बनता है जहां से व्यापार गुजरता है। और स्ट्रेट ऑफ मलाका ऐसा ही एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जहां से सिर्फ जहाज नहीं गुजरते बल्कि गुजरती है दुनिया की अर्थव्यवस्था, महाशक्तियों की रणनीतियां और भविष्य की राजनीति। आज दुनिया जितनी कनेक्टेड दिखती है उतनी ही फ्रैजाइल भी है। एक एक्सीडेंट, एक ब्लॉकेड या सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पूरी दुनिया उसका असर महसूस कर सकती है। शायद इसी वजह से 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां जमीन पर नहीं बल्कि समुद्रों की लहरों के बीच तय होंगी। और उन लहरों के केंद्र में एक नाम हमेशा रहेगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का।